हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स हम लोग 20 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और ये हमारा सेट नंबर 11 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाकर के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, कैडमियम। ध्यान दीजिएगा, कैडमियम से एक और रोग होता है इटाई रोग। ठीक है फ्रेंड्स, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है और कैडमियम विषाक्तता द्वारा उत्पन्न ये जो इटाई रोग है वो कह सकते हैं कि कष्टदायी हड्डी संबंधी यानी कि अस्थि रोग है। ठीक है, जो कि सर्वप्रथम ये जापान में देखने को मिला था। अगर हम बात करें कि जापान में इस इटाई का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पर कष्ट इसका अर्थ होता है कष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या। अगला प्रश्न ये कि ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या है? ऊतकों से संबंधित जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइकोलॉजी माइकोलॉजी तो आपको पता ही होगा। फाइकोलॉजी जो होता है शैवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी जो कवकों का अध्ययन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो कह सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वसामय उत्तक। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सेबेसियस जो ग्रंथियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं किसमें? सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेबेसियस ग्रंथि जो होता है वो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, डर्मिस। डर्मिस क्या होता है? तो त्वचा की एक परत होती है। जैसे कि त्वचा को अलग अलग परतों में बांटा गया, मेनली 3 परतों में बांटा गया। सबसे बाहरी जो त्वचा हम लोग को दिखता है वो होता है एपिडर्मिस, और उसके अंदर का एक जो त्वचा होता है उसको हम लोग डर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में तत्व की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चंस में अगर धातु रहता, ठीक है, धातु रहता तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम को टिक करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद। देखिए कूटपाद को हम सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं नकली पैर। ठीक है, नकली पैर। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार से हमेशा 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो पीएच वैल्यू 6.5 और साथ ही साथ एक और ये कि लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। जैसे लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्च यहाँ पे होगा। और साथ ही साथ इसमें एंजाइम की बात करें तो एक तो होता है टाइलिन और दूसरा हम कह सकते हैं माल्टेज। चलिए अगला प्रश्न, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? ऑक्सीजन जो बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, कह सकते हैं विसरण। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, विसरण। और साथ ही साथ विसरण से संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि पत्तियों के स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर ऐसे नहीं दिखता है, आप इसको अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखेगा, माइक्रोस्कोप से। तो स्टोमेटा क्या होता है कि इसके द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय जो होता है वो विसरण के द्वारा ही होता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण जो होता है वो विसरण के द्वारा ही होता है। साथ ही साथ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी विसरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में बात करें तो कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं, कुष्ठ रोग। ठीक है, तो ये होता है जीवाणु के कारण, जबकि डेंगू होता है आपको वायरस के कारण, और दमा की बात करें तो यहाँ पे कवक के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वन, दूध के दही के रूप में, यानी कि दूध को दही के रूप में जमाने का कारण क्या है? जमने का कारण क्या है? तो जमने का कारण यह कह सकते हैं कि एक्चुअली बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बताइए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए आपको पता है
कि हमें जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। क्या होता है? F बराबर m है। अगर हम यहाँ पे त्वरण और बल से यहाँ पे बात कीजिए, किसी असंतुलित बल में त्वरण, यानी कि हमें बल और त्वरण पे बात करना है, तो F और m को देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F जो है वो a का समानुपाती है, जिसको हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसको हम लोग एंटेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ए करेक्ट होगा। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग यूथेनिक्स कहते हैं। ठीक है, यूथेनिक्स। आपने देखा होगा कभी कभी यूजेनिक्स और यूथेनिक्स में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैंने दोनों को लिख रखा है, आप इसको दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यूजेनिक्स में क्या होता है कि उस विज्ञान को जो कि आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं यूजेनिक्स। और इसका तो आपने पढ़ ही लिया। चलिए आगे बढ़ करते हैं। नेक्स्ट वन है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, यानी औद्योगिक पैमाने पर निर्माण किया जाता है, बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है साल्वे प्रक्रम द्वारा। किसका? तो सोडियम कार्बोनेट्स का। सी विल बी करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि साल्वे प्रक्रम, या फिर हम इसको अमोनियम सोडा प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन का एक प्रमुख औद्योगिक प्रक्रम है। अपने वर्तमान स्वरूप के इस प्रक्रम का विकास 1860 के दशक में अर्नेस्ट साल्वे ने किया था। नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से या फिर धोने का सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, Na2CO3 होता है, इंटू 10H2O होता है, अगर जल की बात करें तो 10H2O। लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है वो उसको खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, टीका रोग किससे संबंधित है? यानी जो टीका रोग होता है वो किस में होता है? मूंगफली का टीका रोग, मूंगफली में होता है टीका रोग। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का कि ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना फिर या फिर ऑक्सीजन का घटना, ये जो होता है क्या कहलाता है? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपात में वृद्धि होना, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए उपचयन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ह्रास होना। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझे तो मान के चले कि कैल्शियम यहाँ पे है और इसमें देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो कह सकते हैं ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे Cu होता और यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो होता है वो कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऊष्माक्षेपी क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, ये सभी के सभी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि और अदिश राशि आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र न्यूटन की गति के नियम से बहुत सारे हमें जो गति हम चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमें फॉर्मूले मिलते हैं। तो आपको पता है कि त्वरण का अगर हम परिभाषा देखें तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय। तो ए बराबर क्या कर सकते हैं? v-u/t। करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर त्वरण दुगना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गतिज या फिर त्वरण दोनों से संबंधित बात की गई है। भार भी पूछा गया। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, देखिए गति को अगर हम दुगना करते हैं तो कैनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कैनेटिक एनर्जी आपको पता है कि 1/2 mv² होता है। अगर हम यहाँ पे इसका डबल करते हैं तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 दूनी की 4 गुना बढ़ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है।
क्योंकि बताइए, यानी किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि, तो आपको पता है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम किसी वस्तु को या फिर किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएं तो क्या होता है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा लेकिन भार परिवर्तित हो जाएगा, भार बदल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट दिया गया, तीनों को पढ़िए, बताइए कौन सा सही है। तो देखिए कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। अब बात सोडियम हाइड्रोक्साइड की जाती है तो NaOH होगा इसका फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट तो ऐसे भी गलत हो गया। और ये उच्च कोटि का क्षार होता है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही है, लेकिन थर्ड में क्या आधा सही है, यानी कि दाहक सोडा भी कहा जाता है इसे, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो गलत हो ही गया। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड सही है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली 25 क्वेश्चंस का ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया, लेकिन आप फैक्ट को समझिए, ऑप्शंस को छोड़िए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।